Hello students, how are you? Hello, Hello. ma'am. We Hello, are ma'am. fine, We are fine, ma'am. ma'am. What And about what you? about you? I'm also fine and you are most welcome in this class. And today we are going to discuss about the comparison between the uh, invasion of Mongol attack. तो हम सभी ने क्या पढ़ा था कि मंगोलों ने अटैक करा था, काफी टाइम से वो लोग पहले से ही ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली उन लोगों ने मोहम्मद तुगलक एंड Yes, ma'am. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अटैक किया भी। तो इन दोनों रूलर्स ने, दिल्ली सल्तनत के दोनों रूलर्स ने मंगोल अटैक का किस तरीके से, मतलब कैसे सामना किया, उसको कैसे फेज आउट किया, तो हमें आज यही पढ़ना है। एंड साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि किसका मिशन सक्सेसफुल रहा, दैट मीन्स कि कौन ऐसा किंग था, कौन सा ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का, मोहम्मद तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी में से जो सक्सेसफुल रहा, जिसने मंगोलों को लगभग हरा दिया था। तो बेटा आप हैव यू एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ओके चलिए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। चलिए तो आज हमें क्या पढ़ना है, फिलहाल हम बाकी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से किंग आए एंड कौन कौन सी बिल्डिंगें बनवाई गई, एंड ये भी पढ़ा था हमने कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही एकता सिस्टम स्टार्ट किया गया था, जो कि पूरी तरह सर्वेंट पे, Yes, गुलामों ma'am. पे बेस्ड होता था। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दो रूलर्स के बीच की। मंगोल अटैक हुए थे एंड मंगोल अटैक का सामना कैसे किया था इन दोनों रूलर्स ने। चलिए तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि मंगोल है कौन। तो बेटा आप सभी को पता है ना, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मुगल अंपायर के बारे में, है ना? Yes, ma'am. तो आपको Yes, पता है ma'am. जो Yes, ma'am. मंगोल है, Yes, ma'am. मंगोल, इन्हीं के बिहाफ पे मुगल्स ने अपना नाम रखा है, यानी कि वो इन्हीं के वंशज थे। तो मंगोलों के आने के बाद ही मुगल अंपायर स्टार्ट हो गया। तो अभी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर मुगल अंपायर आ गया है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि मंगोल जीत गए थे एंड दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हार गए थे, तभी तो मंगोल आ पाए। तो अब हमें ये पढ़ना है कि जो मंगोल हैं फाइनली Yes, ma'am. उनका शासन कब स्टैब्लिश हुआ, कब फाइनली वो लोग जीत गए, क्योंकि ये लोग ट्राई तो बहुत पहले से ही कर रहे थे। चलिए तो हमें अब क्या पढ़ना है, मंगोल्स जो है वो कहाँ से आए थे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो मंगोल्स कहाँ से आए थे? यस, यहाँ इस चैप्टर में दिल्ली का मैप, इंडिया का मैप दिया हुआ है हमें, ये रहा। I'm Afghanistan. तो ये लोग अफगानिस्तान से आए थे, यानी कि इधर से। बेटा आपको पता है एक चीज और पता है कि जो मंगोल हैं वो अफगानिस्तान में नहीं रहते थे सेटल, मतलब यहाँ पर सेटल नहीं थे, उनका ही, उनकी कंट्री नहीं थी, वो लोग इधर रहते थे। तो उन लोगों ने ये रास्ता सेलेक्ट करने के बजाय इतनी दूर घूम करके यहाँ पर आने के बाद यहाँ से क्यों घुसे वो लोग, यहाँ से क्यों एंटर हुए इंडिया में? यस, किसी को पता है इसका आंसर? चलिए आपको फिलहाल इसका आंसर नहीं पता, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को पता हो सकता है क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि बेटा यहाँ पर है हमारा हिमालय पर्वत, है ना? Yes, ma'am. एंड जो हिमालय है Yes, ना, Yes, ma'am. ma'am. प्रोटेक्ट करता है, ये तो हम सभी जानते हैं। जो हिमालय है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारे आक्रमण से बचाया उसने, और इसलिए ही अगर हिमालय, अगर यहाँ पर ये हिमालय नहीं होता, हिमालय रेंज नहीं होता यहाँ पर, तो ये मंगोल बहुत पहले ही यहाँ पर आ चुके होते। लेकिन इन्हें ये पूरा रास्ता कवर अप करने के बाद यहाँ से एंटर होना पड़ा, क्योंकि हिमालय को क्रॉस कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा, और इसलिए ये लोग यहाँ से नहीं आए थे, ये लोग घूम करके अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया में आए थे। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब हम ये Yes, ma'am. पढ़ते हैं कि कौन सा मंगोल शासक था जो सबसे पहले इंडिया में एंटर हुआ था। चलिए तो द मंगोल्स अंडर चंगेज खान। तो ये है चंगेज खान। फिलहाल आपको इंग्लिश, ये यहाँ पर बेटा स्पेलिंग में आपको दिया हुआ है जंगिस खान, दैट, लेकिन इसका हिंदी में जो नाम है वो है चंगेज खान। तो ये चंगेज खान के अंडर मंगोल्स इंडिया में आए थे, इन्वेडेड
Traxonia in northeast Iran in 1219 and Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. तो ये लोग कब आए थे? ये ट्रैक्सोनिया की तरफ से आए थे हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से, और नॉर्थ वेस्ट से क्यों नहीं आ पाए थे मैंने अभी आपको फिलहाल बता भी दिया। ये लोग नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से आए थे Yes, ma'am. 1219 में, और उस समय दिल्ली में दिल्ली सल्तनत शासन कर रही थी। तो सबसे पहले जब ये लोग अफगानिस्तान के रास्ते से ये लोग ट्रैक्सोनिया से आए थे, जब ये लोग अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया में एंटर हुए तो पहले इनको इधर वाले जो पार्ट है इन्हें हराना पड़ा, यहाँ के किंग्स को। तो दिल्ली सल्तनत केवल दिल्ली तक ही नहीं थी, ये सेंटर मतलब इनका सेंटर केवल दिल्ली तक ही नहीं था, इन सारे पार्ट्स पे, क्योंकि धीरे धीरे करते करते इन्होंने आसपास के एरिया पे भी कवर कर लिया था। तो सबसे पहले जब ये लोग एंटर हुए तो इन्होंने जो बॉर्डर वाले जो स्टेट एरिया थे उन पे अटैक उनको अपने अंडर किया, और बाद में इन्होंने दिल्ली पे भी अटैक कर लिया। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब चंगेज खान 1219 में हमारे इंडिया में एंटर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है फिर? मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मतलब पहले से ही कोशिश कर रहे थे इंडिया में अटैक करने की, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये लोग सक्सेसफुल भी रहे। इनका अटैक मतलब फाइनली इन्होंने अटैक कर भी दिया। उसके पहले ये लोग ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम लोग कैसे अटैक करें। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल, तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन एंड होने वाला था, दैट मीन्स कि उसका शासन खत्म होने वाला था लगभग, उस टाइम पे मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया था। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो अब जो मंगोलों का अटैक था ये दो रूलर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा। अभी हमने एक तो पढ़ लिया है अलाउद्दीन खिलजी, एंड दूसरे हैं मोहम्मद तुगलक। तो इन दोनों ही किंग्स के टाइम पे, इन दोनों रूलर्स के टाइम पर मंगोलों का अटैक हुआ था। एक बार हुआ है 1219 में जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, एंड नेक्स्ट होता है लगभग 14 सेंचुरी के आसपास, क्योंकि मोहम्मद तुगलक बाद में आए थे। तो इन दोनों ने इस अटैक का सामना कैसे किया? लेट अस सी हाउ टू सुल्तान्स डील विद दिस। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इन दोनों सुल्तान ने कैसे डील किया। चलिए तो अब हमें यहाँ पर दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे सामना किया था, एंड नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है कि उसने अटैक को कैसे मतलब कैसे अटैक को झेला, क्या क्या किया था उसके लिए, उससे बचने के लिए। एंड नेक्स्ट हमें पढ़ना है मोहम्मद तुगलक के पर्सपेक्टिव से कि इसने कैसे अटैक को फेस आउट किया था। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो आप सभी को ये तो पता लग गया ना कि मंगोल इन्वेडर कौन था, याद रहेगा सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मंगोल अटैक चंगेज खान के टाइम पे हुआ था, और चंगेज खान ट्रैक्सोनिया से इंडिया में आया था, ईस्ट ईरान से। Yes, ma'am. एंड आपको पता है जो चंगेज खान है इसकी जो मदर थी वो चाइना की थी। इसकी मम्मी का नाम था ओलू निके, दैट मीन्स कि वो चाइना से रेफर करती थी। चंगेज खान एक मतलब इसकी मम्मी जो है वो चाइना की थी, एंड जो इसके पिताजी थे वो ईरान से थे। तो ये जो मंगोल हैं, अब आगे ये कैसे डायनेस्टी चेंज होती जाती है, क्योंकि बाद में ये लोग मुगल बन गए, मंगोल भी नहीं रहे, फाइनली ये लोग मुगल बन गए। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने मंगोल क्यों नहीं रखा अपना टाइटल, उन्होंने मुगल क्यों अपने आप को बना दिया। तो ये फिलहाल अभी हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक का मंगोल अटैक के खिलाफ कैसा मिशन रहा, एंड दोनों का मिशन फेल हो गया या किसी का सक्सेसफुल रहा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में दिल्ली पर मंगोलों का अटैक 2 बार हुआ था। फर्स्ट अटैक हुआ था 1299 एंड 1300 के बीच में, दैट मीन्स कि इस एक साल के बीच में ये अटैक हुआ था। एंड दूसरा अटैक हुआ 1302 से लेकर के 1303 के बीच में। अब क्या किया था इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने? अपने आप को अपने रूल अपने पूरे एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया इन्होंने? एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी।
तो डिफेंसिव मेजर दैट मीन्स कि आत्मरक्षा के लिए, बचाने के लिए, अपने अंपायर को, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक स्टैंडिंग आर्मी, एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, एक बहुत बड़ी सेना तैयार की थी। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की है। अब देखते हैं मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। The Sultanate was attacked in the early years of मोहम्मद तुगलक्स रीजन। तो मोहम्मद तुगलक के भी शुरुआती सालों में, जिस समय उसका शासन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर भी मंगोलों का अटैक होता है। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात हुई यहाँ पर। मंगोल आर्मी हार जाती है। मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, यानी कि मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को हरा दिया, यानी कि वो लोग दोबारा ही मतलब कुछ टाइम के लिए हार गए। अब फिर क्या होता है, मोहम्मद तुगलक was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Taxonia। अब क्या होता है फिर, जब मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को हरा दिया, उनकी सेना को हरा दिया, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट तो आ ही जाएगा। तो मोहम्मद तुगलक को भी कॉन्फिडेंट हो गया अपनी सेना को लेकर के, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर को लेकर के और उसके रिसोर्सेज को लेकर के। और जब उसे कॉन्फिडेंट हो गया तो वो कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में बढ़ गया। कैसे? क्योंकि उसके बाद उन्होंने केवल मंगोलों को हरा करके नहीं भगाया इंडिया से, उसके बाद उन्होंने टैक्सोनिया पे अटैक करने का भी प्लान बना लिया कि अब हमें मंगोलों को उनके अंपायर से भी हटा देना है। और यही सबसे बड़ी गलती हुई थी मोहम्मद तुगलक की। He therefore raised a large standing army। तो अब वो टैक्सोनिया पे अटैक करने का प्लान बना रहे थे और इसलिए इन्होंने भी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी तैयार की। तो ये आप दोनों को पता लग गया अभी इन्होंने मतलब क्या क्या तैयारियां किया। फर्स्ट स्टेप अभी हम पढ़ चुके हैं। Yes, ma'am. तो जिस समय मोहम्मद तुगलक के टाइम पे अटैक हुआ था, तो इस समय मंगोल आर्मी हार गई थी। एंड फिर उसके बाद मोहम्मद तुगलक कॉन्फिडेंट हो गए थे अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज, उसकी पावर को लेकर के। एंड इसलिए ही उन्होंने अब प्लान किया टैक्सोनिया पे अटैक करने का। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या तैयारियां की गई मंगोलों से बचने के लिए, क्योंकि मंगोल बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही डरावने थे, ये बहुत बुरी तरह लड़ाइयां करते थे, आगे पीछे सब जगह से अटैक कर देते थे। तो इसलिए इनसे बचने के लिए तो बड़ी सी आर्मी तैयार करना बिल्कुल ही पॉसिबल था। अब आगे और क्या किया है, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। तो अलाउद्दीन ने क्या किया है, एक गैरिसन टाउन बनवाया था। फिलहाल गैरिसन टाउन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले ही। तो इन्होंने Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. गैरिसन टाउन बनाया। गैरिसन टाउन एक ऐसा शहर था जहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, सैनिकों को तैयार किया जाता था। तो गैरिसन टाउन जिसका नाम सीरी था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था अपने सैनिकों के रहने के लिए। अब आगे देखते हैं मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, यानी कि इन्होंने कोई गैरिसन टाउन नहीं बनवाया, कोई गैरिसन टाउन नहीं बनवाया इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया था फिर, द ओल्डेस्ट ऑफ 4 सिटीज ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के 4 पुराने शहर जो दिल्ली के आसपास थे, दिल्ली के आसपास के इलाके जिन्हें दिल्ली एक कुन्हा कहा जाता था, was emptied of its resident and the soldiers garrisoned there। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली के जो पुराने शहर थे छोटे छोटे दिल्ली के आसपास, उन सभी के रेजिडेंट्स को खाली करा दिया। मतलब जो भी वहां पर लोग रहते थे उनको खाली करा दिया एंड वहां पर सोल्जर को गैरिसन किया गया, इकट्ठा किया गया वहां पर सोल्जर्स को, ताकि सिपाही लोग जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी सैनिक हैं, वो वहां पर रह सकें और ट्रेनिंग ले सकें। The residents of the old city were sent to the new capital of दौलताबाद in the south। अब और क्या किया इन्होंने, जो रेजिडेंट्स था दिल्ली में जहां पर उन्होंने गैरिसन टाउन बनवा दिया है, गैरिसन टाउन नहीं बनवाया फिलहाल, वहां पर उन्होंने सैनिकों को रख दिया। तो उस ओल्ड सिटी को अब इन्होंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उस रेजिडेंट्स के लोगों को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, दौलताबाद। तो इन्होंने अपनी नई राजधानी अब बना ली दौलताबाद, जो कि साउथ में है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा इन दोनों ने क्या क्या तैयारियां की हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट लग रहा है, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक मोहम्मद तुगलक। स्टार्टिंग में मंगोलों को हरा दिया था। चलिए अभी हमें ये देखना है कि मोहम्मद तुगलक क्या एंड तक हीरो बने रहे या वो फिर डिसमिस हो गए।
अब देखते हैं, अभी तो हमने पूरी बातें पढ़ ली ना कि मंगोल अटैक का सामना कैसे हुआ, तभी फाइनल में ये डिसाइड हो पाएगा कि रियल हीरो कौन है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब इन्होंने और क्या किया है, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज लैंड्स between the Ganga and Yamuna and tax was fixed at 50% of the peasant yield। तो अब इन्होंने क्या किया है, सोल्जर्स को फीड कराने के लिए, दैट मीन्स कि सोल्जर्स को खिलाने पिलाने के लिए, उनका रख रखाव करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या किया इन्होंने, टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। एंड टैक्स ये किस पे लेते थे, लैंड्स पे, जमीनों पे टैक्स लेते थे, जो कि गंगा एंड यमुना के बीच की जमीन थी, जहां पर एग्रीकल्चर होता था, जहां पर खेती की जाती थी। एंड टैक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, टैक्स कितना लिया जाता था, टैक्स वाज फिक्स्ड एज 50% ऑफ द पीजेंट टिल। 50%. टैक्स कितना लिया जाता था, जितनी उनकी टोटल यील्ड होती थी, जितनी उनकी टोटल पैदावार होती थी, उसका 50% वो लोग क्या करते थे, दे देते थे। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया है, सैनिकों को खिलाने पिलाने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए कहाँ से इंतजाम किया इन्होंने। प्रोड्यूस द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। तो इन्होंने क्या किया, जो रेजिडेंट्स खाली कराया था वहीं के आसपास की जमीन पर इन्होंने क्या करने लगे, टैक्स भी, मतलब जहां पर रहते थे, जिन लोगों का रेजिडेंस खाली कराया उन लोगों से ही अब टैक्स भी लिया जाने लगा। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लिवेड एडिशनल टैक्सेस। लेकिन अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आई कि बहुत बड़ी सेना तैयार करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा भी बहुत ज्यादा था, और इसलिए मोहम्मद तुगलक ने एडिशनल टैक्स स्टार्ट कर दिए, यानी कि केवल जमीनों पे, केवल हाउस पे ही टैक्स नहीं लिया जाता था, और अदर टाइप के टैक्सेस भी स्टार्ट कर दिए इसने। दिस कंसीडर्ड विद द फेमाइन इन द एरिया, और इससे क्या हो गया, फिर भुखमरी हो गई। यानी कि अगर 50% तक किसानों से लिया जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसानों से ये कह दिया जाए सैनिकों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, आप लोगों को 50 की बजाय 70% पे करना है, तो एट द एंड होना तो यही है, क्या हो गया फिर यहाँ पर इनके एरिया में भुखमरी हो गई, लोगों को खाना भी नहीं मिलने लगा, जो किसान थे बेचारे परेशान हो गए। चलिए तो अब देखते हैं, तो यानी कि मोहम्मद तुगलक धीरे धीरे हीरो से जीरो बने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल एंड में देखते हैं हम क्या और क्या किया है इन्होंने। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चोज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरी इन केस rather देन इक्ता। तो अब क्या होता है, ये लोग सोल्जर्स को सैलरी कैसे पे करते थे, क्योंकि सोल्जर्स जो हैं वो बिना सैलरी के तो काम करेंगे नहीं, तो इनको सैलरी कैसे पे करते थे ये। अलाउद्दीन चोज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरी इन केस rather देन इक्ता। तो ये इन्होंने पहले इक्ता तो स्टार्ट किया ही था कि हर को एक हेड बना दिया गया, हर हर ब्लॉक का, और ये कहा कि आप अपने एरिया के सैनिकों को ट्रेन करेंगे, आपको अपने एरिया से जो टैक्स, मतलब जो लोग वहां पर रहते हैं आपके आसपास, उनसे टैक्सेस भी लेने हैं और वही आपकी सैलरी होगी। लेकिन फिर आगे चल के इन्होंने इसे भी बंद कर दिया। अब आगे क्या किया था फिर इन्होंने, the soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices to stop this। अब आगे अलाउद्दीन को ये डर लगने लगा कि अगर ये लोग बेईमान हो गए, ज्यादा टैक्स लेने लगे, मुझे कम बताने लगे, तो क्या हो गया। अब इसके लिए इन्होंने फिर क्या कर दिया है, the soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices। तो सबसे पहले इन लोगों से क्या कहा गया था कि आप जितने भी मर्चेंट्स हैं, जितने भी व्यापारी हैं, आप लोग अपनी सप्लाई का सामान, आपको जितनी जरूरत है आप वो सामान उनसे ले सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है, और राजा ने ये कहा था कि आप लोग मर्चेंट से, व्यापारियों से सामान ले लेंगे जो भी आपको चाहिए जरूरत का, और एंड में सैलरी उन्हें मैं दे दूंगा, जितना भी सामान आप लोग यूज करेंगे आप लोग लेंगे अपनी जरूरत का सामान, और उस व्यापारी की सैलरी जितनी भी, मतलब उसके टोटल जो अमाउंट होगा मैं पे करूंगा। लेकिन अब इसमें डर ये आया कि अगर मर्चेंट जो है, जो व्यापारी है, अगर बढ़ा चढ़ा के बता दे कि आपके सैनिकों को मैंने इतने का सामान दिया है, तो राजा को उतना देना पड़ेगा। तो इसे बिलीवेबल बनाने के लिए, इस पर भरोसा रखने के लिए अब क्या हुआ है, टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। अब अलाउद्दीन ने क्या किया, जो प्राइस थे सारे गुड्स के, सारे माल, मतलब जितनी भी चीजें बनती थी
जितनी भी गुड्स पे जो भी प्राइस था उसे कंट्रोल किया गया, दैट मीन्स कि एकदम फिक्स कर दिया गया ये चीज इतने की ही होगी और सारे आर्मीज को कितनी कितनी चीजें देनी है। Prices were carefully surveyed by officers and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. अब आगे क्या हुआ, ये जो प्राइस है बिल्कुल सेट कर दिया गया कि इतने ही प्राइस पे हर सामान बेचना है एंड इसकी देख रेख करने के लिए ऑफिसर्स रखे गए, यानी कि ऑफिसर्स देख रेख करेंगे कि जितने भी मर्चेंट हैं वो सही फिक्स प्राइस पे सामान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं एंड जो भी मर्चेंट फिक्स प्राइस पे सामान नहीं देते थे उन्हें पनिश किया जाता था। चलिए, तो अब अभी हमने पढ़ा है अलाउद्दीन खलजी जो है वो कैसे अपने सोल्जर्स की सारी चीजें पूरी करते थे, कैसे सैलरी देते थे। अब नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद तुगलक कैसे सैलरी पे करते थे अपने सोल्जर्स को, क्या इनका तरीका बेस्ट था या नहीं। तो मोहम्मद तुगलक क्या करते थे, मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज, ये अपने सारे वर्कर्स को कैश सैलरी देते थे जैसे आज के टाइम पे मिलती है, मतलब जितनी उनकी सैलरी बनती थी उनको पूरे टोटल अमाउंट पैसों के रूप में दे दिया जाता था। अब कैसे देते थे ये, क्योंकि आज के टाइम पे नोट होते हैं, करेंसी होती है, कॉइन्स होते हैं, तो पहले के टाइम पे तो कॉइन्स वगैरह नहीं होते थे, तो वो कैसे सैलरी पे करते थे, कैश के रूप में। But instead of controlling prices, he used a token currency, somewhat like present day paper currency. तो ये इन्होंने क्या किया, करेंसी तैयार की, जैसे आज के टाइम पे हम लोग करेंसी यूज करते हैं। और ये करेंसी कैसी होती थी, प्रेजेंट टाइम की तरह, जैसे आज हम पेपर वाली करेंसी यूज करते हैं, कॉइन्स के रूप में यूज करते हैं, वैसे ही इन्होंने भी करेंसी तैयार की और यही ये उन्हें कैश पेमेंट करते थे। बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन वो करेंसी बहुत ज्यादा प्रीसियस मेटल से, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर से नहीं बनाई जाती थी, वो ब्रॉन्ज या फिर किसी और चीप मेटल की, किसी सस्ते से मेटल से बनाई जाती थी। एंड अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये कैश पेमेंट करते थे और ये कैश पेमेंट कॉइन एंड करेंसी के रूप में किया जाता था और ये कॉइन्स मीटल्स के बनवाए जाते थे, किसी चीप से मेटल के, गोल्ड एंड सिल्वर के नहीं बनाए जाते थे। तो अब इसका रिजल्ट क्या होता है, पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन्स। अब 14th सेंचुरी आते आते लगभग लोगों का इस कॉइन्स पर से बिल्कुल भरोसा ही उठ गया, वो इस पे ट्रस्ट नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल अदर टैक्सेस टू द स्टेट विद हिज टोकन करेंसी। अब ये लोग स्मार्ट क्यों हो गए, जो लोग थे, अब जब सैलरी उन्हें कॉइन्स के रूप में दी जाती थी, अब ये लोग स्मार्ट कैसे बन गए, बहुत से लोग ऐसे थे, यहाँ पर धोखाधड़ी शुरू हो गई। बहुत से लोग ऐसे थे जो काफी रिच थे, वो अपनी तरफ से कॉइन्स बनवाने लगे और वो कॉइन्स नकली होते थे और वो उस नकली कॉइन्स का इस्तेमाल करके सामान खरीदने लगे। जैसे आज फिलहाल आपने आज के भी टाइम पे कहीं सुना होगा, पुराने टाइम पे ऐसे नोट बना दिए जाते थे और उन्हें यूज भी कर लिया जाता था जो नकली होते थे, सुना होगा ना आपने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम यही मोहम्मद तुगलक के टाइम पे हुआ। जो लोग थे जिनके पास ज्यादा पैसे हो जाते थे वो बहुत ही स्मार्ट हो गए, वो अपने कॉइन्स बचा करके रखने लगे और टैक्स पता है कैसे पे करने लगे, नकली नोट के बनवा के, नकली सिक्कों से, और अपना सामान, अपने पैसे बचा बचा करके रखने लगे। दिस चीप करेंसी कुड आल्सो बी कंट्री फिटेड इजली। और ये जो चीप करेंसी थी, सस्ती सी करेंसी, ये आसानी से बन भी जाती थी, इसे तैयार करना भी आसान था। चलिए, तो इतना अभी पढ़ चुके हैं, एक लास्ट पॉइंट और रहता है अभी हमारा। इसके पहले अब एक बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कौन कौन ध्यान से सुन रहा था। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्राची को बताना है। यस प्राची, नाउ यू टेल, who was the Mongol invader that attacked on India? Ma'am, 1219. इस प्राची बेटा आपने सुना नहीं शायद ध्यान से, मैंने आपसे पूछा who was the Mongol invader that attack on India? Ma'am, Genghis Khan.
चंगेज खान, वेरी गुड। अब आपने सुना है ध्यान से क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम आपने ऐसे आंसर बता दिया बिना ध्यान से सुने। चलिए गौरव, आपको बताना है। यस गौरव, नाउ यू टेल। Who was the ruler that established Garrison Town to protect his empire from Mongol attack? Alauddin Khilji. Alauddin Khilji। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनुराग बताएंगे। यस अनुराग, नाउ यू टेल। इन विच ईयर मंगोल अटैक्स इन इंडिया फर्स्ट टाइम? फर्स्ट अटैक कब किया था उन्होंने? यस अनुराग। अनुराग बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। यस अभिषेक, नाउ यू टेल। अभिषेक बेटा माइक ऑफ है आपका। I'm in 1219. 1299। Yes, Gaurav, now you tell. In which country Genghis Khan came from? मैं अफगानिस्तान। बेटा अफगानिस्तान के रास्ते से वो आया था, मैंने भी आपको इसीलिए मैप दिखाया था स्टार्टिंग में। अफगानिस्तान से होके वो इंडिया में एंटर हुआ था, लेकिन उसका जो रेजिडेंट है, रेजिडेंटल कंट्री उसकी कुछ और थी। Yes, ma'am. यस गौरव, याद है आपको क्या नाम था उसकी कंट्री का? यस अभिषेक, नाउ यू टेल। Ma'am, Genghis Khan came from Iran. ईरान, टैक्सोनिया। चलिए तो ये फिलहाल बेटा आपको याद रखने वाली चीज है, क्योंकि मुगल अंपायर बहुत फेमस था। अगर हमसे कोई पूछे कि मुगल किसके वंशज थे, कौन सा राजा था जो सबसे पहले आया था, मंगोल किसके थ्रू आए थे, तो हमें पता होना चाहिए चंगेज खान, और वो कहाँ से आए थे, क्योंकि मुगलों ने बहुत टाइम तक शासन किया है। और मुगल्स तो इतने पॉपुलर हो गए थे Yes. कि हमारी हिस्ट्री का एक एरा उन्हीं के नाम है, मुगल काल कहा जाता है उसे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। यस मुस्कान, नाउ यू टेल। How the Alauddin Khilji paid the salary for their soldiers? मुस्कान माइक ऑफ है बेटा आपका भी। यस मुस्कान। Ma'am, Alauddin Khilji paid the salaries to their soldiers that the farmers which produced, and 50% of the taxes were taken from them, and then they paid the salaries to their soldiers. वेरी गुड। चलिए तो बेटा अभी हमारा लास्ट टॉपिक ये रहता है, एक और टॉपिक रह रहा है अभी हमारा, क्योंकि अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया फाइनली कि हीरो कौन है इन दोनों में से। तो अभी लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और इसी लास्ट टॉपिक के बाद क्लियर हो जाएगा। Alauddin administrative measures were quite successful, and chroniclers praised his reason for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasion. अब क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो सक्सेसफुल रहा, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा, यानी कि ये कुछ मात्रा में सफल हुए थे। एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज रीजन फॉर इट्स चीप प्राइस एंड इन एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। एंड जो क्रॉनिकलर्स थे, दैट मींस की जो इतिहासकार हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है इनकी, वो बताते हैं कि चीप प्राइस होने की वजह से, फिक्स प्राइस होने की वजह से इनके एरिया में जो गुड्स की सप्लाई थी, जो माल की सप्लाई थी, वो सही होती थी। He successfully withstood the threat of Mongol invasion, और साथ ही इन्होंने मंगोलों के आक्रमण का
ये मंगोलों के आक्रमण के सामने सक्सेसफुली डटे रहे, विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन। ये मतलब सही तरीके से डटे रहे, इन्होंने सामना किया और फाइनली अपने अंपायर में मंगोलों को यहाँ पर बसने नहीं दिया। चलिए अब आते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था? क्या मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ही मंगोल आ गए थे या फिर कोई और शासक आता है इसके बाद? चलिए तो अब हमें पढ़ना है मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था, दैट मींस कि इन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी मंगोलों के अटैक को संभालने की, वो फेल हो गई, असफल रही वो। His comparison into कश्मीर was a disaster। अब उसके अभियान से कश्मीर में एक आपदा सी आ गई। He then gave up his plans to invade Texonia and disbanded his large army। क्योंकि उसका जो प्लान था टेक्सोनिया पे अटैक करने का, और इसके लिए वो बहुत बड़ी सेना तैयार कर रहा था, और इसलिए सबसे पहले तो कश्मीर में एक प्राकृतिक सी आपदा आ गई, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ा सा इसका लक भी नहीं साथ दे रहा था, और यही कारण रहा कि कश्मीर में डिजास्टर हो गया। अब नेक्स्ट आगे क्या होता है? मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थी वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई, वो बहुत ही मतलब इस सिचुएशन में आ गई कि लगभग परेशान से हो गए सब लोग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई यहाँ पर। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वाज रिसेंटेड। अब इसने एक गलती और की थी, इसने रेजिडेंट को खाली करवा के दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, वो लोग परेशान हो गए एंड मोहम्मद तुगलक के अगेंस्ट हो गए। The raising of taxes and famine in the Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion। अब क्या हुआ था आगे? एक और परेशानी आ गई थी, इसने टैक्सेस बढ़ा दिए थे अचानक से, क्योंकि ये बड़ी सी सेना तैयार करना चाहता था, इतनी बड़ी सेना जो टेक्सोनिया पे अटैक कर ले और चंगेज खान को वहां से भी भगा दे। तो उस बड़ी सी सेना की तैयारी करने में इसने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे लोगों पे, और इन टैक्सेस के ज्यादा होने की वजह से ही उस एरिया में फेमाइन हो गया था, भूखमरी हो गई थी। और ये फेमाइन होने की वजह से ही द गंगा यमुना बेल्ट, जो गंगा यमुना के आसपास की जमीन थी, लेड टू वाइडस्प्रेड रिवेलियन। वहां पर चोरी लुटेरी लूटपाट सब बढ़ गया, क्योंकि जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा तो वो गलत तरीके से तो कमाएंगे ही, और इसलिए यहाँ पर चोरी लूटपाट वगैरह सब बढ़ गया। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। एंड दूसरा जो टोकन करेंसी चलाई थी इन्होंने, वो भी खराब हो गई। अभी हमने पढ़ा ही था इनकी टोकन करेंसी क्यों खराब हो गई थी। चलिए तो अभी हमने जो पढ़ा है, यानी आपको इतना तो समझ ही आ गया होगा कि जो चंगेज खान है फाइनली वो किस पे सक्सेसफुल रहे? मैम मोहम्मद तुगलक। यस, क्योंकि वो अब मोहम्मद तुगलक को हरा करके फाइनली इंडिया में आ गए, और मोहम्मद तुगलक आखिरी दिल्ली सल्तनत का अंपायर रहा। और इसके बाद अब मुगल आ जाएंगे, क्योंकि मंगोल जो है मैंने अभी आपको बताया ही है, मुगल जो है वो मंगोलों के ही वंशज हैं, उन्हीं की डायनेस्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब तो यानी आपको आपको ये भी पता लग गया होगा कि मोहम्मद तुगलक की गलतियां क्या क्या थी, उसने कहाँ कहाँ पर मिस्टेक की थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए यस मुस्कान बेटा, आप बताएंगे व्हाट आर द मिस्टेक ऑफ मोहम्मद तुगलक इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर? Ma'am, in Muhammad Tughlaq did the mistake that he started to pay tax to take taxes from more than 50% by the farmers, and started currency which is not made up of gold or any expensive metals, and and then and due to these there started famine. वेरी गुड मुस्कान, वेल राइट। यस अभिषेक, नाउ यू टेल बेटा, आपको क्या लगता है व्हाट आर द मिस्टेक ऑफ मोहम्मद मैम तुगलक? the mistakes of the Muhammad Tughlaq in their period was that he was taking the 50% of the taxes from the farmers, and then after some time he want to make a large army. Then
he started to charge additional taxes, and in their area there were famine, and he started to giving the salary to their army in cash and then make the token currency, and the rich persons start to make the own currencies and start to become rich. So in by these he become the failure. वेरी गुड। चलिए तो यस प्राची, आपको ये बताना है कि मोहम्मद तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी, वो वर द बेस्ट रूलर दैट that create a best army and create a very effective administrative measure. Yes, Prachi, according to you, who are the best ruler of Delhi Sultanate? Ma'am, Alauddin Khilji. Alauddin Khilji. Yes, Gaurav, now you tell. Yes, ma'am. Alauddin Khilji was the best administrative of his state of the Delhi because he take cares of the soldiers and also care on his kingdom वेरी also. गुड बेटा, आप दोनों ने ही बिल्कुल ठीक बताया। अब जो गलती हुई है वो है यहाँ पर एक्सपीरियंस की, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के एंडिंग टाइम पे अटैक हुआ था, तो उनमें एक्सपीरियंस हो चुका था शासन चलाने का। और जो मोहम्मद तुगलक थे वो सक्सेसफुल रहते अगर उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट ना आया होता, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने ही मंगोलों को हराया Yes, था। ma'am. अलाउद्दीन खिलजी ने तो केवल सामना Yes, किया है, वो डटे रहे हैं, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने उन्हें हरा दिया था। पढ़ा है ना अभी हमने स्टार्टिंग में। Yes, ma'am. तो yes, यानी ma'am. कि Yes, मोहम्मद ma'am. तुगलक बेस्ट हो सकते थे अगर उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट ना आता, तो इसलिए ही मोहम्मद तुगलक जो है वो फेल हो गए। और अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक एक्सपीरियंस रूलर था, उसे एक्सपीरियंस था कि कैसे शासन चलाना है, और इसलिए वो फेल नहीं हुआ, उसका शासन बना रहा। Yes, ma'am. चलिए तो आज का टॉपिक सभी को समझ आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. एंड आज के टॉपिक से एक मोरल भी मिलता है कि हम सभी को भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना चाहिए, Yes, ma'am. क्योंकि भले ही Yes, ma'am. पावरफुल हो हम, लेकिन एट द एंड हम लोग फेल हो जाएंगे अगर ओवर कॉन्फिडेंट आ गया, Yes, ma'am. जैसे कि मोहम्मद तुगलक के पास आ गया था। चलिए तो आज आपको होमवर्क क्या करना है बेटा, आज मैं आप सभी को क्वेश्चन सेंड करूंगी अभी इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको उसके आंसर लिख के सबमिट करने हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, टाइम ओवर हो चुका है फिलहाल। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye.